12 अक्टूबर का दिन था और 12 अक्टूबर को मनहूस दिन था जो मेरी ज़िंदगी में जो बचपन से एक सपना जिया था आर्मी में जाने का। 15 दिन जेल से ही एक संकल्प लिया था कि जहाँ जिस कोर्ट में जिस मुजफ्फरनगर की अदालत में मैं हथकड़ी लग के जाता हूँ। जब मैं रात को जागता था, बैठता था, पढ़ता था, सोचता था, अपने आप को गुनता था, तब मैंने यही अपने दिमाग से निष्कर्ष निकाला। फ़ोन कॉल तो मेरे पास बोर्ड से डायरेक्टर के बोर्ड से फ़ोन आया मेरे पास। डंडा लेकर जितनी मैंने जानवरों की इस तरह से पिटाई होती देखी, जितना मारा गया, डॉक्टर के सामने पिटाई। रोटी का संघर्ष मेरे जीवन में रहा। 500 रुपये का नोट मैं सबसे मांगता रहा। जो खुशियाँ होती है त्योहारों की, वे खुशियाँ मेरे से वंचित रही। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। इंस्पो टॉक्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आंखों में सेना का सपना लिए एक नौजवान जेल तक कैसे पहुंच जाता है। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, बल्कि अमित चौधरी के लिए सफ़र काफ़ी कठिन और दर्दनाक रहा है। एक एनसीसी कैडेट से एडवोकेट अमित चौधरी की ये कहानी आजकल मीडिया की सुर्खियों में भी है। इनकी डिफेंस की जर्नी तो लगभग तय भी हो गई थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो आइए मिलते हैं अमित चौधरी से और जानते हैं वो क्यों और कैसे वकालत में आए। अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पो टॉक्स में। आपका बहुत बहुत मैम धन्यवाद, और आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारा भाग्य है सर, आप हमारे शो में आए। सर, आप आर्मी में जाना चाहते थे, जेल में कैसे पहुंच गए? इस सफ़र के बारे में हमें बताइए। मेरा संघर्ष रहा है 12 साल का, और जो बचपन से एक सपना जिया था आर्मी में जाने का, 15 दिन उस सपने को पूरा होने में शेष थे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आया कि जो देश की सेवा करने का जो मेरे अंदर जज्बा था, वो मुझे सलाखों के पीछे तक मैं एक गलत मामले में फंसा। मैं उस दिन अपनी बहन के यहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे एक का नाम चर्चित अपराधी था, उसने पुलिस वालों पे हमला किया था, और उसकी एक पुलिसकर्मी की इसमें दुखद जो है हमारी जान भी चली गई थी, कि काफ़ी उपचार के बाद जान भी बची थी। और उस केस में मुझे झूठा फंसाया गया, और ये बहुत ज़िंदगी जो है प्रताड़ना सा होकर मेरी ज़िंदगी गुजरी। और उस टाइम पर उन्होंने बहुत टॉर्चर भी दिया मुझे। आज भी यदि मैं उस टॉर्चर को याद करूँ तो मैं सहम जाता हूँ। ये मेरे हाथ की उंगली आज भी टूटी हुई है, आप देख भी रहे हो। तो ये काफ़ी चीज़ें मेरे जीवन में एक केस ने, जब आपका सपना पूरा होने वाला हो, किसी सपने को लेकर आप जीते हो, आप सुबह उठकर दौड़ लगाते हो, आपके पास एनसीसी में सी प्रमाण पत्र हो, आपका जीडी में रिटेन माप हो, और आप सेना में 15 दिन बाद ही भर्ती होने वाले हो, आप सोच सकते हो कि मैं कितने करीब जाकर फिसला हूँ उस सपने के। लेकिन वो सपना मेरा आर्मी में जाने का अब तो पूरा नहीं हो सकता। जो मैं काम वर्दी पहन के करना चाहता था, वो मैं बिना वर्दी के भी करूँगा। और जो आदमी आर्मी में जाता है, उसका तन और मन कमज़ोर नहीं होता, उसका मन मजबूत होता है। सर, 18 साल की उम्र में आपने इतना कुछ झेला और देखा है। आपकी लाइफ में वो क्या टर्निंग पॉइंट था जिसने आपकी लाइफ बदल दी? वो ऐसा क्या वाकया था जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी? 12 अक्टूबर का दिन था, और 12 अक्टूबर को मनहूस दिन था जो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा ऐसा अध्याय लेकर आया था कि 18 से 30 साल तक मैं कभी मुस्कुरा नहीं पाया। उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ पे गया हुआ था, और उस दिन शाम को जो हादसा हुआ उस गांव में गए हुए, तो कुछ ही घंटे में जो उस गांव में गए हुए थे, और उस रात एक उस गांव में घटना घटती है। 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी होता है, रात को वो पुलिस वालों पे हमला कर देता है और उनकी दोनों की राइफलें लूट लेता है। तो उस दिन मैं अपनी बहन के यहाँ पे उस गाँव में गया हुआ था, और घटनास्थल 8 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। वो गांव एक छोटा सा गांव है जिसमें 4 खानदान हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक, ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं उस गांव की, शायद ही कोई उस गांव का ऐसा घर बचा होगा जिसके ऊपर ये मुकदमा ना लिखा गया हो। तो हम इसमें 2 आदमी ऐसे भी थे जो रिश्तेदारी के कारण फंसे थे। एक तो मैं, और एक दिल्ली पुलिस के सिपाही संजय जी। वे भी घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे, लेकिन आईओ साहब को ये भी जानकारी नहीं थी कि जिसका नाम आप जो है चार्जशीट में मेंशन कर रहे हो कोई ऑन ड्यूटी होगा, और जिसका नाम आप मेंशन कर रहे हो कोई 18 साल का एक बच्चा भी होगा जो देश की सेवा की भावना रखता होगा, जिसे आप जो है एक मुजरिम, एक कातिल बनाने जा रहे हैं। और ये मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं था, सिपाही की हत्या का मुकदमा था। 396, 120 भी 412 जो सेक्शन लगा हो, तो आप समझ सकते हो ये सेक्शन कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा। मुकदमा फांसी का मुकदमा था, और फांसी के मुकदमे से वापसी होना कितनी बड़ी प्रताड़ना सा होकर मुझे गुजरना पड़ा होगा, आप समझ सकती हो। 18 से 30 साल की उम्र, ये वो उम्र है जब एक नौजवान अपने सपने बुनता है।
पर अमित चौधरी ने ये समय जेल के पीछे गुजारे। आइए जानते हैं अमित चौधरी से उनका जेल का ये अनुभव। 18 से 30 साल की उम्र वो उम्र होती है जब आदमी अपने सपने बुनता है, अपने करियर की राह चुनता है और उसके मन में एक उस उम्र में काफ़ी अपने जीवन को लेकर काफ़ी सोच विचार भी रहता है कि उसे बनना क्या है। तो मैं भी एक बचपन से सपने को लेकर जिया था कि मुझे आर्मी में जाना है और उस सपने को पूरा होने में सिर्फ कुछ ही दिन शेष थे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा दर्दनाक भूचाल आया कि 18 से 30 साल उम्र तक कभी मुस्कुरा नहीं पाया। राह बहुत कटीली थी, लेकिन अगर दुख लिखा था तो ईश्वर मुझे वो हिम्मत भी दे रही थी कि जिसे मैं फेस कर पा रहा था। ज़िंदगी में इस केस में मुझे जेल भेज दिया गया और उस केस में जेल भेजा गया जिस अपराध से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जेल गया तो सिर्फ जेल मैं नहीं गया, मेरे सपने भी मेरे साथ जेल गए। टूटे शरीर से, टूटे मन से मैं उस जेल में था और बाहर आके जब मैं 2.5 साल इस जेल में रहा, 2 साल 4 महीने, 2.5 साल इस केस में मैं जेल में रहा, 2 साल 4 महीने 16 दिन, तो मुझे पता है कि वे 862 दिन मैंने जेल को एक दिन नहीं जिया। 862 दिन मैंने उस जेल में कैसे बिताए, कैसे जेल को बारीकी से देखा, कैसे जेल के लोग होते हैं, क्या जेल की व्यवस्थाएं होती है, क्या जेल का खाना होता है, क्या जेल का माहौल होता है, वो सब चीज़ को बारीकी से जिया मैंने जेल को। और जेल तो पता नहीं किस केस से में योग होता है, आप देखते भी होंगे, जैसा कोई फैमिली मैटर हो उसमें पूरे परिवार के नाम लिखते जाते हैं। उन्हें भी मालूम नहीं होता कि वे जेल जाएंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि व्यवस्था के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई तो जेल मैं वहाँ गया और काफ़ी दिन मैं रहा इस केस में। लेकिन जब मैं बाहर आया मेरा असली संघर्ष तब हुआ शुरू। 18 से 30 साल की उम्र, 18 से 21 साल की उम्र तक मैं समाज को नहीं जानता था। आप ये कह सकते हो कि मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव पे मेरा जीवन शुरू ही हुआ था कि जब ही मेरे ऊपर ये इतना बड़ा संगीन अपराध लगा। और अपराध ऐसा था जिसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। 396 सेक्शन लगा था आईपीसी का मेरे ऊपर। 2 कांस्टेबलों की हत्या था। जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में किसी का थप्पड़ न मारा हो, किसी से कभी ईर्ष्या न, गांधीगिरी से अपना जीवन जिया हो, आज भी मेरे व्यवहार में, मेरे नेचर में, मेरी संगत में सिर्फ गांधीगिरी की झलक दिखाई देती है आपको। और आज देखो कि उस केस को फेस करना, और जब मुकदमा एक ऐसी चीज़ होती है कि उसे लगने के बाद जो आपके साथ रहते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं। आप उन्हें भगवान की दूत मानो कि जो बुरी से बुरी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। हाथ पकड़ने में और हाथ छोड़ने में अंतर होता है। तो कुछ लोग आए भी थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उन्हें लगा कि तुम ना फंस जाओ, भाग्य छोड़ो। लेकिन मुझे पता था कि मैं निर्दोष हूँ। और इस केस से जब जेल से बाहर आया तो जब मैं अपने गाँव में आया तो लोग मुझे नमस्ते करने लगे, कोई गेट बंद करने लगा। वो बड़ी एक अजीब सी स्थिति पैदा होगी। और आपको समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन समाज के कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको उस रास्ते पे और भी ज़्यादा धकेलना चाहेंगे। वे आपको ये नहीं बोलने कि आप सही रास्ते पे चलो या आपके साथ गलत हुआ है, आप गलत फंसे हो, वे उस रास्ते पे धकेलने का प्रयास करेंगे। अब उस दिमाग से आपको विवेक से अपने फैसला लेना है कि आपको इस चीज़ को कैसे फेस करना है। तो ये चीज़ें हुई तो मैंने गाँव छोड़ने का अपना फैसला किया। और मैं गांव छोड़ने का फैसला लिया। मैं एक भटकता हुआ मुसाफिर गुड़गांव में पहुंचा, बिल्कुल अनजान शख्स की तरह। मन में जेल से ही एक संकल्प लिया था कि जहां जिस कोर्ट में, जिस मुजफ्फरनगर की अदालत में मैं हथकड़ी लग के जाता हूं, उसी कोर्ट में जहां मेरा अपमान हुआ उसी कोर्ट में मैं सम्मान पाऊंगा। और जेल से ही एक संकल्प लेकर पैदा आया था कि जो मेरा सपना टूटा, जो मैंने दर्द अपना भी देखा, अपने पीड़ा के साथ साथ और की पीड़ा देखी, तो मैं एक वकील बनूंगा बाहर जाकर। और मैंने उस चीज़ पे काम किया। और जब मैं बाहर आया लोगों ने मजाक बनाई कि अब ये पढ़ने वाला बना, तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उस चीज़ पे भी, उस जीवन को जीने के लिए मैंने गांधी जी की थ्योरी पे ही काम किया कि बाद में सबने ताली बजाई। तो ये सब चीज़ें हुई। और जब मैंने इन 12 साल में मैं जो अपना आप को कभी नहीं बोल पाया, हमेशा मैं सबकी सुनी लेकिन अपने मन की करी। और ये संघर्ष ऐसा रहा गुड़गांव का कि जिसके जीवन में रोटी का भी संघर्ष रहा हो तो आप समझ सकती हो। गुड़गांव में मैं 3000 रुपये की नौकरी करी। अजय चौधरी बार के अध्यक्ष रहे वहाँ के, वंदना मैडम, उन्होंने मुझे आसरा दिया था, उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत बुरी परिस्थिति में आसरा दिया। और उस टाइम पे यहाँ के वेस्ट यूपी के संदीप जी रहते थे गुड़गांव में, उन्होंने मुझे अपने रूम पर रोका। वे मेरे से बोले कि अमित पैसे मत दे, तू 3000 रुपये ही तो मिलते हैं तुझे,
लेकिन मैंने कहा मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता, आप बेशक 1000 रुपये लो मेरे से। 1000 रुपये मैं संदीप जी को देता था। शाम को मेरा जब काम नहीं चलता था तो गुड़गांव की सड़कों पे, गुड़गांव की गलियों में, गुड़गांव गांव में शाम को एक बाज़ार पड़ता है, वहाँ पे मैं शाम को कैलेंडर, सीनरी, पोस्टर, डायरिया बेचता था। आप समझ सकती हो, खाना नहीं मिलता था। 8 से 10 महीने ऐसे रहे छः कि एक ही टाइम खाना मिला, अगर दूसरे टाइम खाना खा लिया तो बजट बिगड़ जाता था। 5 किलोमीटर उस कोर्ट में पैदल जाता था, पैदल आता था, और रास्ते में एक जूस वाला पड़ता था, वो भी मुझे कभी कभी जूस फ्री में पिला देता। वो समझ जाता था कि इसके पास पैसे नहीं है। तो बहुत, जब मैडम वंदना मैडम ये कहती थी, गुरुग्राम की एडवोकेट, कि अमित जाओ बेटा लंच कर जाओ, तो वो बड़ा, पेट की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। जब आदमी को ये बोलता है कोई खाना खाया हो, तो मैं गुड़गांव कोर्ट का चक्कर लगाता था और पानी पी कर आकर बैठ जाता। उन्हें ये भी महसूस नहीं होने देता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो चीज़, वो फेस मेरी, जब मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, आज मैं चाहे वकालत के कारण थोड़ी बहुत मेरी आमदनी होने लगी तो मेरा जो खर्च निकलने लगा, कितना भी टिप टॉप होकर बैठ जाऊँ, लेकिन एक टाइम वो भी रहा मेरे ऊपर गुड़गांव में कि मैं गुड़गांव के सदर बाजार से 100 रुपये की जर्सियाँ खरीदता था और मेरी सर्दी नहीं रुक पाती थी उन जर्सी में। हाथ अलाव के सामने मैं हाथ सेकता था पूरी कचहरी में जाके। जब कोई वकील साहब समोसा मंगाती थी तो समोसा खा लेता था, लेकिन कभी उन्हें ये नहीं बताता था कि मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए। अखबार में ये देखता था धार्मिक आयोजन कहाँ है, आज मुझे खाना कहाँ मिलेगा। खाना उस टाइम का तो खाता था, शाम का भी अपना वहीं से लेकर आता था। तो ये स्थिति जिस इंसान ने देखी हो, लाइन में लग के खाना खाया हो, सड़क पर बैठ के खाना खाया हो, तो आप समझ सकते हो कि वो ज़िंदगी में जिसने रोटी का संघर्ष देख लिया तो हार ना मानने की तो कोई बात ही नहीं थी। सर, आपने आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना को झेला है, ये संभव कैसे हुआ आपके लिए सर? जीवन में जब ये देखो, एक जीवन के संघर्ष में व्यक्ति के पास एक प्रताड़ना तो मैंने सुनी थी कि किसी के पास आर्थिक प्रताड़ना झेल रहा हो, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी प्रताड़ना है कि मुझे सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, और सब जिसकी ज़िंदगी में रोटी का संघर्ष रहा हो। तो आप समझ सकते हो कि ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन आसान करने की मैंने से ठानी थी। 22 नवंबर 2015 का दिन था। मैं मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आया और वहाँ का केपी हॉस्टल का वो रूम नंबर 48, जिसमें मैं अपने भाई के मित्र के पास आया। उन्होंने मुझे आसरा दिया कुछ दिन अपने पास, जब मेरा LLB में एडमिशन हुआ। और मेरे आज भी वो वाक़या याद है कि जब मुझे वहाँ 3 टाइम का खाना मिला, तो उस खाना खाने के बाद मेरी हेल्थ, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हुआ था। तो वे अनजान शख्स थे मेरे लिए, लेकिन जब साथ रहे तो बातें शेयर हुई, तो मैंने एक दिन उन्हें बताया कि मेरे साथ ये भी समस्याएं है। तो उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी, लेकिन आया तो वो दोस्त बनकर था ज़िंदगी में। आज वो परिवार का, उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, ये भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो सब लोगों ने जैसे जैसे संघर्ष मेरा चलता रहा। LLB के दौरान मेरी सारी फीस की व्यवस्था मेरे भाई ने व्यवस्था करी, लेकिन ज़िंदगी के कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं इंसान को खुद भी तय करने होते हैं। और अब मैं भाई को भी धन्यवाद मानता हूँ कि उसने अपने भाई को विकलांग नहीं बनाया, मुझे मदद का वो सहारा देकर। अगर मैं वो चाहता, किसी न किसी व्यवस्था करके मेरी वो मदद कर सकता था, लेकिन उसे शिक्षा मेरी ज़रूर लगी कि शिक्षा के टाइम पर अमित की मदद करनी चाहिए, तो उसने LLB के दौरान मेरी मदद करी। उसके बाद मैंने कहा कि ज़िंदगी के कुछ संघर्ष अधूरे जो खुद ही करने होते हैं, तो शायद ही मेरा कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका मैं कर्जदार नहीं हूँ। जब वो तारीख का सफ़र होता था आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर, अब इधर तो मेरी मेरठ में पढ़ाई चल रही थी LLB की, उधर मुजफ्फरनगर में मेरा तारीख का सफ़र शुरू था, इधर मेरे पास पैसे की किल्लत थी, उधर मैं सामाजिक प्रताड़ना झेल रहा था, किसी शादी विवाह में मैं नहीं जा पाता था, लोग मुझे दया का पात्र बना के देखना चाहते थे। मैं और सब दोस्तों को देखता था कि कोई मेरा दोस्त पुलिस में है, कोई आर्मी में है, हर क्षेत्र में मेरा दोस्त गए, अब तो कई दोस्त अधिकारी भी मेरे बने। तो मैं जब तारीख पर जाता था तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। कहाँ तो मैं आर्मी का एक जवान, एक अफसर बनने वाला था, और कहाँ मैं वो तारीख का सफ़र झेल रहा था। बड़ी प्रताड़ना होती थी जब उस बस में आप बैठ के जाते हो ना, अपना आर्थिक और मानसिक पीड़ा दोनों लेके, और अदालत के बाहर जाकर खड़े हो जाते हो, और जिसका आपको समय का ना पता हो कि फैसला कब आएगा। तो बहुत कठिन था। 2018 तक ये केस बिल्कुल धीमी रफ्तार से चलता रहा। 18 में मेरी LLB कंप्लीट हुई, और 2019 में मैंने AIB का एग्ज़ाम पास किया, और
2020 में मेरी एलएलएम कंप्लीट हुई और शोध का जो मेरा विषय रहा, मैं आपको एक चीज़ इसमें मेंशन करना चाहूँगा। जिस जेल के लोगों ने मुझे ताने मारे कि अमित जेल गया, मैंने उसी जेल पर रिसर्च करी बार आके। भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो जहाँ मेरे सपने टूटे, मैंने सब कुछ अपना वहीं से पाने का प्रयास किया कि जेल मैं नहीं गया था, जेल मेरे सपने भी गए थे। और लोग ये कहते थे वापसी नहीं कर पाएगा, अपराधी बनेगा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं कहता हूँ ज़िंदगी मुझे जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। तो मैंने ज़िंदगी जीना था और मैं अगर मरने का ख्याल भी आता तो इस दाग को लेकर नहीं मरना मैं चाहता था जिस अपराध को मैंने किया नहीं। इस दाग को मिटाने के लिए बंदूक चलाने का मैंने फैसला नहीं लिया, कलम चलाने का फैसला लिया था। ये पीड़ा सिर्फ मैं नहीं जी, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने भी एक आस में, एक इंतज़ार में मेरे साथ ये पीड़ा जी। कि जब होली दिवाली का वो दिन आता था और लोगों के घरों पे मैं वे दिए जलते देखता था, तो उस पल देखो कि मेरे को, लेकिन हाँ, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनके साथ में सारे सुख दुख जिए। कोई त्यौहार हो, कोई रक्षाबंधन हो, कोई दिवाली हो, वे मेरे जीवन में ऐसा परिवार बन कर आए जैसे भगवान के दूत वे मेरे जीवन में आए हो। जब 18 साल की उम्र में आपसे परिवार बिछड़ गया हो, इतना बड़ा आप पे एलिगेशन हो, तो अच्छे दूरी बना लेते हैं। और मेरे ऊपर तो सिपाही की हत्या का इल्ज़ाम था। इस बीच में अपना आप को बेदाग भी साबित करना था, आर्थिक मानसिक पीड़ा लेकर सफ़र भी चल रहा था। जब तारीख पर जाता था तो बहुत से दोस्त मेरी खामोशी को जो है समझ भी जाते थे कि इसके पास पैसे है या नहीं है, तो वे चुपचाप भी पैसे डाल देते थे। तो बहुत लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, लेकिन ये जो सफ़र रहा ये आसान नहीं रहा। कितनी रात मैं जागता था, कितनी रात मैं रोता था और अपना आप को, अब तो देखो, अगर मैं बिल्कुल टेंशन की उस हद तक मैं पार पहुंचा, सब चीज़ें मेरे साथ हुई। इसमें 12 दिन का ये संघर्ष नहीं रहा, 12 साल का रहा है। 30 साल मेरी उम्र है, 18 से 30 साल तक मैं कभी मुस्कुरा नहीं पाया। जब मैं रात को जागता था, बैठता था, पढ़ता था, सोचता था, अपने आप को गुनता था, तब मैंने यही अपने दिमाग से निष्कर्ष निकाला कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। आप मुसीबत से भाग नहीं सकते, आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा। और मुसीबत कभी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, मुसीबत हमेशा मजबूत बनाती है इंसान को। मुसीबत ने ही मेरे अंदर एक समझदार अमित का निर्माण किया। अगर ये मुसीबत मेरे ऊपर ना आती तो मेरी ज़िंदगी में भी शायद वो मेरी आंखों पे पट्टी बंधी रहती, कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है। तो मुसीबत तो आपको निखारती है। जैसे बारिश होने से पहले एक आंधी उठती है, तूफान उठता है, कंकड़ पत्थर, उसमें बहुत सारी चीज़ें उठती है। उसके बाद बारिश होती है, और बारिश होने के बाद का जो मौसम होता है बड़ा सुहाना होता है। तो ज़िंदगी में दुख तो बहुत रहा, साथ भी बहुत ही लोगों ने दिया, लेकिन अब ये जैसे ये दाग मैं मिटाया है अपना 3 महीने पहले, तो अब ये मौसम मुझे सुहाना लग रहा है। सर, एक आरोपी से वकील बनने तक के सफ़र में ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपका इस सफ़र में साथ दिया? देखिए, सहयोग की आहुति लगभग बहुत सारे दोस्तों ने दिए। ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने हर दोस्त का कर्जदार हूँ, लेकिन उसके बाद की अब आपको बात बताऊँ तो एलएलबी के दौरान मेरे भाई ने भी मदद करी मेरी, और मेरे माता पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उनकी बेबसी आप देख सकती थी। वे गांव से कभी बाहर नहीं गए, बहुत सीधे लोग हैं। तो उनकी आप बेबसी समझना कि वे आशीर्वाद के अलावा उनके पास मेरे कुछ देने को नहीं था। और मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने बुजुर्ग पिता को परेशान करता कि मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए। तो इसी बीच में ईश्वर ने मेरे जीवन में, जब घर से बाहर जाता था, कभी होली दिवाली पर भी गाँव नहीं जा पाता था, तो जैसे मेरी एलएलएम की पढ़ाई के दौरान का वाक़या मैंने आपको बताया था कि मेरे से टीचर ने पूछा कि जेल से जब आते हैं तो समाज कैसा व्यवहार करता है। तो तब मैंने बताया था कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं खुद हूँ, मैं और को क्या बताऊँ। तो वे बड़ी इमोशनल हुई। उन्होंने मुझे कहा कि उस दिन तुम मुझे अपने गुरु के साथ साथ बड़ी बहन भी समझना। तो उस परिवार का भी आशीर्वाद मिला। इसके अलावा मेरठ में एक परिवार ऐसा भी है जिसने मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया, और 26 की रात हो या उससे पहले की रात हो या उससे भी पहले की बात हो, तो मेरी जो हर चीज़ पे ऑब्जर्व किया, एक एक परिवार के सदस्य ने मुझे हिम्मत दिया, मेरी बहनों ने हिम्मत दी मुझे, और हमारे चाचा जी चाची जी का आशीर्वाद मिला। एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक पढ़ी लिखी फैमिली, और उस व्यक्ति को यदि इतना सपोर्ट करती है जिस पर इतना बड़ा दाग हो,
तो आप सोच सकते हो कि वे कोई साधारण आदमी नहीं होगा। जी सर। उनके अंदर ज़रूर कोई दिव्य आत्मा होगी, और वे मेरी, मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर के भेजे हुए मेरे जीवन में कोई विशेष ही स्थान होगा उनका, कि ईश्वर के भेजे हुए मैं तो दूत ही मानता हूँ ना, कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे संभाला भी, बहुत हिम्मत दी। सर, वकील बनने के बाद आपने अपना ये मुकदमा खुद लड़ा और अपने आप को निर्दोष भी साबित किया। आपके ये वकील के अनुभव के बारे में बताइए। 2018 में केस धीमी रफ्तार से था, क्योंकि सिर्फ मेरा अकेले का केस नहीं था, और भी बहुत सारे केस होते हैं। फिर 2019 में इस केस में डायरेक्शन लेकर आए, और तब 2019 में मैंने अपना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा चुका था। मैं रजिस्ट्रेशन होने से पहले कोर्ट का काफ़ी अनुभव, काफ़ी प्रैक्टिस गुड़गांव में या अपने केस में काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिल चुका था। उसके बाद जब मैं इस केस में पहली बार एडवोकेट के रूप में अपने केस में प्रतिनिधित्व किया, तो मेरी आईओ साहब से मुलाकात होती है। आईओ साहब आते हैं, हाथ मिलाते हैं, वकील साहब कैसे हैं? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तो मैं इस बात को सुनकर चुप हो जाता हूँ। फिर उन्होंने यही क्वेश्चन किया कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? तो उन्होंने कहा ना। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? नहीं। मैंने कहा मैं वही एडवोकेट अमित चौधरी हूँ जो खून से लथपथ हुआ, फर्श पे पड़ा था, और आज वो तुम्हारे सामने ही खड़ा। तो वे ये बात सुनकर सन्न रह गए और इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से हूँ, आइए अंदर चलते हैं। तो ये चीज़ सुन के आईओ साहब बड़े चौंके। तो आप समझ सकते हो कि जिसे मेरा हुलिया ना पता हो, जिसे मेरा नाम ना पता हो, जो मुझे पहचानता ना हो, और उसे मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अगर उसके पास जानकारी थी, वो ठोस पटल पे, माननीय न्यायालय के पटल पे कोई भी सबूत, कोई भी गवाही वो उपस्थित नहीं करा पाया इस केस में, अभियोजन पक्ष की ओर से भी। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद फिर जो थाने के पैरोकार होते हैं, वे बड़े सज्जन और भले इंसान हैं। मैं एडवोकेट की ड्रेस में वहाँ पे रहता था, तो उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि मैं इस केस में एडवोकेट भी हूँ, और इस केस में आरोपी भी पुलिस द्वारा बनाया गया हूँ। क्योंकि मैं अपनी बात रखता था, मैं कटघरे की ओर नहीं रहता था, तो वे सोचते थे किसी इस केस में किसी के एडवोकेट है। तो जिस दिन लास्ट दिन जजमेंट आया, तो मैंने वकालत का सम्मान करते हुए, कोर्ट का सम्मान करते हुए, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, मैंने उस दिन काला कोट नहीं पहना। मैंने उस दिन कोट उतार दिया। सारी जिरह 19 सितंबर को कंप्लीट हो चुकी थी। 27 सितंबर को माननीय न्यायालय का फैसला मुझे सुनना था, और 27 को मैं बिना ड्रेस के एडवोकेट के रूप में मैं कोर्ट में नहीं कहा। एक फैसला सुनने, जैसे और लोग अपना फैसला सुनने गए, तो मैं भी अपना फैसला सुनने माननीय न्यायालय में गया। काफ़ी मेरे दोस्त वहाँ आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से कई एडवोकेट आए हुए थे मेरे साथी, कई अधिकारी मेरे साथी आए हुए थे, मेरे भाई भी वहाँ आए हुए थे, और मेरठ से मेरे साथ भैया और चाचा जी भी साथ गए थे सब। और दिल्ली से एक मेरे वो वाले साथी भी आए थे, आर्मी वाले, जो इस 12 साल की यात्रा में, उनका जब 9 सवा 9 बजे फ़ोन आता था रोज़, जब वे पूछते थे भाई कहाँ है, मैं बोलता था, मैं कहा एक ही तो सफ़र दिया भगवान ने, तारीख के रास्ते पे हूँ। तो वो आर्मी वाला जो आदमी है इस यात्रा में, वो ऐसा आदमी रहा भुवनेश भाई, कि वो रोज़ फ़ोन करता है, रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं गया उसका उस टाइम पे 1 मिनट के लिए फ़ोन ना आया हो कि भाई कहाँ है, तारीख करिए है। तो उसे, क्योंकि वो देश सेवा की भावना उसके मन में थी, उसे उस चीज़ का पता है कि मैं आज इस वर्दी में हूँ, तो शायद मेरी बराबर में अमित भी इसी वर्दी में मिलता। तो और दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई। भुवनेश भाई को ब्लड कैंसर था, एक जाबांज आदमी है जो आज एम्स से क्लीन चिट मिली, ब्लड कैंसर की जंग जीती। दोनों के ऊपर साथ ही मुसीबत आई थी। मेरे ऊपर 2011 में मुकदमा लगा था, और उनके ऊपर ब्लड कैंसर आया था। दोनों के बीच आप मौत देखो कि मौत ने ऐसे झपट्टा मारा, लेकिन आज दोनों। और एक चीज़ मैंने महसूस भी की जीवन में, जब उस आदमी पर संकट आता है तो मेरे पे भी आता है। आज वो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद मैं भी उस चीज़ से मुक्त हूँ। तो उनका फ़ोन आता था बहुत, वे भी दिल्ली से स्पेशल छुट्टी लेकर आए थे मेरे लिए, वो आर्मी वाला जवान भी। तो आप देखो कि मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील भी, आर्मी के जवान भी, अफसर भी, और मेरे कुछ परिजन भी, और हमारे परिवार भी, मेरठ से जो परिवार गया मेरे साथ, वकील साहब भी मेरठ के, मेरे दोस्त भी, ये सारे लोग मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। इन सब का आशीर्वाद था। लेकिन जब फैसला आने लगा तो इन सब की गर्दन झुकी हुई थी।
और मेरे पैर काँप रहे थे। जब वो 13 आदमी की लिस्ट आई अंदर से, 2 बजे माननीय न्यायालय का फैसला आना था, तो उसमें 2 महिलाएं भी थी। महिलाओं को तो साइड में बैठा दिया और 11 आदमी को कटघरे के अंदर कर दिया। जब ये 10 आदमी चले गए तो 11वां आदमी मैं था। तो जब मैं उस कटघरे की ओर अंदर जाने लगा तो जो थाने का पैरोकार होता है, जिसे मैं बताया बहुत सज्जन आदमी है, उसने कहा वकील साहब आप क्यों जा रहे हो उसमें। मैंने कहा मुझे भी आज अपना फैसला सुनना। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित था, कह रहे आप तो हो ही नहीं सकते। वो बड़ा आश्चर्यचकित था। बहुत अच्छा इंसान है, भला इंसान है वो। मैंने कहा ना पुलिस में सब लोग बुरे नहीं हो सकते। अगर सब लोग बुरे हो जाएंगे तो व्यवस्थाएं नहीं चल पाने की। पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखा मैंने। कोविड में लोगों की अपनी जान पर खेल के मदद करते हैं। पुलिस में भी कुछ ही लोग होते हैं जो जिन्हें वर्दी का नशा इतना हो जाता है कि वो निरंकुश बन जाते हैं, कि जो ये सोचते हैं कि तुम्हारे तो कोई जवाबदेही नहीं है। और जिसके मन में ये भावना आ जाती है कि मैं जो निरंकुश हूँ, मेरे ऊपर मेरी कोई जवाबदेही तय नहीं है, तो वो अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता। इस केस का जो आईओ था, इसमें एक सूर्यपाल जी नाम के सिपाही थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रताड़ना दी। जितना वे कर सकते थे उतना किया। मैं तो कलम चलाने वाला आदमी हूँ, गांधीगिरी में जीने वाला आदमी हूँ, लेकिन अगर बात इंसाफ की आए तो उन्हें तो भगवान भी माफ़ नहीं कर देंगे। ये चीज़ें मैंने महसूस की। मैंने उसी थाने का पैरोकार, कितने सज्जन आदमी मैंने बताया, और उसी थाने के भी 2 उस पहले जो रहे हो गए, अब तो रिटायर हो चुके वे दोनों ही, वे किस प्रभाव में, किस मानसिकता के वे लोग रहे होंगे कि उन्होंने एक 18 साल के बच्चे पर इतने जुल्म ढाए और उनके हाथ भी नहीं कांपे। आप समझ नहीं सकते किस हद से मैं उस पल में गुजरा। वो आदमी 5 मिनट किसी से बात करके ये बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। मेरा ये मानना है इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है। हॉस्पिटल का वो डॉक्टर कैसा होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जब आपको मेडिकल रिपोर्ट पर लेकर जाया जाता है, सारे मरीज वहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं, खिड़कियाँ बंद हो जाती है, और डंडा लेकर जितनी मैंने जानवरों की इस तरह से पिटाई होती देखी थी, जितना मारा गया डॉक्टर के सामने पिटाई, कुर्सी भी टूट गई अगर मैं पीछे को ऐसे हटा, और डॉक्टर लिख रहे हैं ही इज फिट। तो व्यवस्था देखो क्या है मेडिकल रिपोर्ट की। वे डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, तो भगवान के आंख पर कभी पट्टी नहीं बंधी रहती। भगवान इंसाफ ज़रूर करते हैं। तो डॉक्टर साहब भी उनके कहने पर रिपोर्ट तैयार कर दी। जेल के गेट तक पिटाई हुई। एक रिपोर्ट मेरी उस दिन की वो थी कि जब मेरे शरीर पे का ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ मैं जख्म और खून से लथपथ ना हूँ। और एक रिपोर्ट मेरी एंट्री नॉर्मल बंदी की तरह जेल में एंट्री नहीं हुई। मेरी जेल में एंट्री जो हुई 4 नवंबर 2011 को, सीधे जेल के हॉस्पिटल में मेरी एंट्री हुई। और हॉस्पिटल में जब मेरी एंट्री हुई तो मेरे खून और मांस, लोअर सब खून में भीगे हुए थे। ये उंगली सब सूजी हुई थी, करंट लगा कर मेरी याददाश्त कर, पैर तक सूजे हुए थे, पैरों से आज तक नहीं चला जाता मेरे से। 12 साल बाद भी मैं गद्दे पर सोता हूँ। मैं आज उस केस से बरी भी हो चुका, लेकिन आज भी मैं उस दर्द को लेकर रोज जीतता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें हुई। और जब मैं हॉस्पिटल में गया, वॉशरूम नहीं जा पाता था 2 महीने तक, तो मुझे बच्चों की तरह उठा के वॉशरूम में बैठाया जा सकता था। जो आदमी सेना का जवान बनना चाहता हो, आप उसके साथ इतना जुल्म ढाकर उसे जेल में डाल दोगे इतने बड़े केस में। आपने उसकी एक जानकारी भी करना उचित नहीं समझा। 12/10/2011 की घटना है। 12/11 को उसके घायल कांस्टेबल का पहली बार जो बयान लिया गया और मुझे जेल भेज दिया 4 तारीख में ही। मेरी शिनाख्त भी नहीं कराई। एक अज्ञात के मुकदमे में जो मिला उसे ठूस दिया। 17 लोग सिपाही मार रहे थे। घटना करने वाले कुछ ही चंद लोग थे। कुछ का एनकाउंटर कर दिया, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ को सजा होगी। 17 आदमी सिपाही मारते। इतनी बड़ी विवेचना करी और इतनी अच्छी विवेचना करती। इतनी अच्छी विवेचना करना, वो झूठ पर दीवार जो उनकी खड़ी हुई थी, तो 12 लोग बरी ना होते इसमें से। तो आप समझ सकते हो क्या विवेचना रही होगी, क्या मानसिकता उसकी रही होगी, क्या उसने प्रताड़ना दी होगी, कैसे एक हंसते खेलते परिवार पे उसने जो दाग लगाया अपराधी का। 12 साल में उस दाग को लेकर अपने माथे पर जिया। और ये दाग भी मेरे मन में तो जिद थी कि मुझे इस दाग को मिटाना। हर कोई अमित नहीं बन पाता। मेरे मन में तो जिद थी कि वो कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आओ, फेस करूँगा। मरने का मैं नहीं, सुसाइड मैं नहीं करने का, मैं मुसीबत को फेस करूँगा। लेकिन हर कोई अमित नहीं बन पाता। मैं वही बात कर रहा, अगर कोई बच्चा, किसी का बच्चा इस बुरी परिस्थिति में सुसाइड कर लेता तो उनके माँ बाप बिलक के मरते। और ऐसी बात नहीं कि मेरे माँ बाप, मैं आज तक अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो आप सोचो, उसने एक परिवार में मेरे साथ तो जुल्म किया ही है, उसने मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ भी जुल्म किया। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है। और आप डॉक्टर की मैं आपको व्यवस्था बताई, जेल के गेट तक बताई, जेल के हॉस्पिटल में पिटाई हुई, बाहर आकर आपको समाज की बात बताई, समाज कैसा व्यवहार करता। 18 से 21 साल का था मैं, कोई समझदार अमित नहीं था कि मुझे इस दिन दुनिया का, समाज का सारा ज्ञान था। मैं बुजुर्ग हो चुका था। मुझे उस टाइम पे परिवार की कमी महसूस होती थी। परिवार का प्यार होता है, वो नहीं मिल पाया कभी भी। उस प्यार को मैं बाहर खोजता था। उस यात्रा में जिन जो भी लोग मेरे साथ जुड़े, ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे हर अच्छा इंसान मिला। और मेरे मन में जो है
ये भी चाह नहीं आई कि मुझे गलत का साथ लेना, ये का कुछ भी हो जाए अच्छे का साथ लेना। लेकिन बहुत प्रताड़ना मैं झेली और मेरे बूढ़े माँ बाप पे जो और एक पात्र तो मैं इसमें ये जोड़ा कि जब घर में पुलिस आई 4 नवंबर 2011 को मुझे जेल भेजा गया। हमारे घर में 24 अक्टूबर 2011 को जब पुलिस आई, शायद गांव के इतिहास में इतनी पुलिस कभी नहीं आई थी। मेरे पिताजी का 5 दिन पहले आँख का ऑपरेशन हुआ था मोतियाबिंद का, उस आँख में लेंस डलवाया गया था। उन्होंने मेरे पिता की सबसे ज़्यादा आँख वही आँख दबाई जिसका ऑपरेशन हुआ था। आप सोच कर देखो किस मैंने जो 3rd डिग्री टॉर्चर फिल्मों में सुना था, लेकिन अपनी बॉडी पे महसूस किया मैंने। आप सुप्रीम कोर्ट की तमाम हमारी गाइडलाइन थाने के बाहर लिखी रहती है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 का केस है, अर्नेस बनाम बिहार का केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइन भी जारी करी कि सभी थानों में हवालात में कैमरे लगे रहेंगे। आपको थानों में तो कैमरे मिल जाएंगे, हवालात में कोई कैमरा नहीं मिलने का। तूफान सिंह के केस में देखिए आप 2021 में कहा कि सभी थानों में जो कैमरे और हवालात में कैमरे होने चाहिए, लेकिन उस थाने की हवालात में कौन आदमी कितना प्रताड़ित हो रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। जो हमारे ये होते हैं कि पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर जो है अरेस्ट करेगी, परिजनों को सूचना देगी, वर्दी में होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं हुआ। कितने मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ। 9-10 दिन बिना रिकॉर्ड में दिखाए उन्होंने जितना टॉर्चर करना था खूब किया। 24 अक्टूबर को उठाया था, 3 नवंबर को एक स्पेशल स्टोरी बनाई कि हम नहर से जा रहे थे, गन्ने के खेत से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। अमित ने पुलिस टीम को देख कर फायर झोंक दिया, पुलिस टीम बाल बाल बच गई। भैया जिसके ऊपर सिपाही की हत्या का आरोप लगा रहे थे उसका निशाना दोबारा भी तो बैठ सकता था, दोबारा क्यों बच गए तुम? तो ये मन गढ़ंत स्टोरी बनाई उस आईओ ने और एक मुकदमा और लगा दिया मेरे पे 307 का फर्जी। तो आप सोच कर देखो कि उसने क्या क्या मेरे साथ ये प्रताड़ना करके मुझे, कहाँ तो मैं एक सेना का जवान बनने वाला था कि 12 साल में एक अपराधी बनकर समाज में जिया। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ मुझे समाज ने गिफ्ट में दे दी, ये मैंने छीनी, मेरे मन में जिद थी छीनने की, तो ये मेरे साथ हुई। और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने मेरी मदद ना करी हो, जिसके रोटी का संघर्ष मेरे जीवन में रहा। 500 का नोट मैं सबसे मांगता रहा। जो खुशियाँ होती है त्योहारों की, वे खुशियाँ मेरे से वंचित रही। जो कॉलेज की लाइफ होती है वो मेरे से वंचित रही। और बहुत सारा जीवन में ऐसा दुख में बीता, पीड़ा में बीता कि, और आज भी मेरे इस फेस पे जो शॉट दिए गए थे, आज भी इस फेस पे मेरे आधे माइंड पर सूजन आ जाती है। बहुत मेरी जो प्रताड़ना हुई मैं बता भी नहीं सकता कि बस मेरी मौत नहीं आई, बाकी मैंने इन 12 साल में अपने आप को पल पल मरते देखा। सर, आपकी लाइफ स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं है, तो मैं पूछना चाहूँगी क्या किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने आपको कॉन्टैक्ट किया है अभी तक? देखिए, फ़ोन कॉल तो मेरे पास बहुत से डायरेक्टर के, बहुत से अभिनेता के भी फ़ोन आए हैं मेरे पास। मैंने सुनी सबके, लेकिन अभी विचार मैं इस पर कर रहा हूँ कि मुझे किसे कंफर्म करना है, किसे नहीं करना है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे जो काफ़ी ऑफर बॉलीवुड से आए। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी मुलाकात बहुत प्रेरणादायक थी सर। हम इस वीडियो में आपकी सारी बातें तो कवर नहीं कर पाए, पर डेफिनेटली हम आगे वाले वीडियोस में आपके पास आएंगे और आपकी सारी बातें कवर करेंगे। आपका स्वागत है, आप जो कभी भी आओ। और आपके चैनल के जितने भी दर्शक है या आप लोग भी हो, मैं जीवन में यदि किसी के काम आया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जब भी आओ, आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अमित जी से आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Also share it with all your friends. See you in the next episode.